अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बासित रहमान है और इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के प्रोसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। और ये किस लिए एनालिसिस किया जाता है, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं, आया वो पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, जो कि हमारी कंपनी के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, इधर हमने ये कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास 5 तरह की होती हैं। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, और लास्ट में होते हैं नोट्स। नोट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होती। तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के 3 तरीके हैं। एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रीवियस ईयर्स के साथ एनालाइज किया जाता है। वर्टिकल एनालिसिस को हम कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम इवेल्युएट करते हैं कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिप्रेजेंटिंग ईच लाइन आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस फिगर। ये बेस फिगर एक सेलेक्ट कर लेते हैं उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसी एक बेस फिगर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम दूसरे आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ दैट बेस फिगर हम शो करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल ग्रोस सेल्स है इनकम स्टेटमेंट में एक फिगर, उसको हम बेस फिगर सेलेक्ट करते हैं, और ऑल अदर जो हमारे पास आइटम हैं जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई, ऑपरेटिंग इनकम हो गई, उसको क्या करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल हम शो कर देते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट को बेस फिगर सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और इसको हम आगे जाकर डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमने अभी के लिए ये समझना है कि वर्टिकल एनालिसिस में होता ये है कि हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेस फिगर सेलेक्ट कर लेते हैं और उस और अदर आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ दैट बेस फिगर हम मालूम करते हैं। फिर लास्ट एनालिसिस जो है वो रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ कंपनी स्टेटमेंट यूजिंग डिफरेंट रेशियोज, जिसमें डिफरेंट रेशियोज यूज किए जाते हैं ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकें। इसमें हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, वगैरह वगैरह। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो सबसे पहले है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक यूज टू इवेल्युएट अ कंपनीज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। कि कंपनीज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना ओवर टाइम पीरियड के लिहाज से, बाय कंपेयरिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद मोर करंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वही बात हो गई कि जब भी हम कंपनी को पिछले सालों की परफॉर्मेंस के साथ इवेल्युएट करेंगे तो हम उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसके लिए एक एग्जांपल है कि हमारे पास लेट से 2020 में सेल्स है 2 लाख की और 2021 में सेल्स है 2,50,000 की। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को एज अ परसेंटेज जब हम शो करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास 2,50,000 हमारे पास 2021 की सेल थी, माइनस पिछले साल की सेल डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल, क्योंकि बेस फिगर जो है पिछला साल है, पिछले साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए 2 लाख की परसेंटेज के तौर पर हम शो कर रहे हैं। तो 2,50,000 माइनस 2 लाख जो हमारे पास बन जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये 25% इंक्रीज आया पिछले साल से। 2021 में 2,50,000 सेल हुई है तो 25% का इसमें इंक्रीज आया है। तो हमें एनालिसिस से ये पता चला कि पिछले साल सेल कम थी, इसमें ग्रोथ हुई है 25%। और इसको अगर हम डॉलर फिगर में मालूम करना चाहें तो सिंपल है, 2,50,000 माइनस 2 लाख, तो 50,000 का इंक्रीज आया जो कि 25% की ग्रोथ है। इसी तरह हम और जो आइटम्स हैं जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं 2020 और 2021 की फिगर्स को लेकर हम एनालिसिस कर सकते हैं, और इस एनालिसिस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस है हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। Vertical analysis is a method of financial statement analysis in which each line item is listed as a percentage of a base figure within the statement। कि उसी स्टेटमेंट में एक बेस फिगर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इधर नहीं कंसिडर करते, हम क्या करते हैं बेस फिगर एक सेलेक्ट कर लेते हैं किसी स्टेटमेंट में, आया वो इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, फिर दूसरे आइटम को उसकी परसेंटेज के तौर पर शो किया जाता है। बेस फिगर फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट इज अ ग्रॉस सेल्स। इनकम स्टेटमेंट में जो बेस फिगर है वो ग्रॉस सेल है। बैलेंस शीट में जो बेस फिगर है वो टोटल एसेट है। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट कैश फ्लो है ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास बेस फिगर। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, सेल्स हमारे पास 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख,
ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 लाख, ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख, टैक्सेस 50,000 एंड नेट इनकम 1,50,000। तो हमने क्या किया, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 100%, मतलब सेल्स को अगर सेल्स के साथ ही कंपेयर किया जाए तो वो 100% आता है। जैसे कि इधर एग्जांपल है कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 100% ही आएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1 लाख है, तो जो कि 5 लाख का 20% है, सेल्स का 20% है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास 20% आएगा। इसी तरह 5 लाख से जब 1 लाख हम माइनस कर लें तो 4 लाख बच जाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है, इसका मतलब ये है अगर 4 लाख तकसीम में 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 80% है। इसको दूसरी तरीके से भी मालूम किया जा सकता है कि 100 में से 20% अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो 80% जो है ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर 2 लाख, इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 लाख 50 लाख का 40% है कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 40% आ जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम भी 40%, क्योंकि ये भी 2 लाख है, 4 लाख से 2 लाख जब गया तो 2 लाख बाकी बच गया जो कि ऑपरेटिंग इनकम है। टैक्सेस लगा दी जो कि 10% है। 10% किसका, 5 लाख का। ठीक हो गया। तो 5 लाख का 10% जो है वो हमारे पास टैक्सेस हैं। अब ये इधर ये कंफ्यूजन ना हो कि 25% फिर इधर क्यों लिखा है। तो टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग इनकम पर लगाया जाता है या अर्निंग बिफोर टैक्सेस पर लगाया जाता है, टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम का जो है 25% है, लेकिन सेल्स का 10% है। अच्छा जी। उसके बाद ये जब हमने माइनस किया तो 1,50,000 नेट इनकम आई जो कि 30% ऑफ सेल है। ठीक हो गया। ये हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस था इनकम स्टेटमेंट को लेकर। अभी आप बैलेंस शीट को भी इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें टोटल एसेट्स जो हैं उनको एज अ बेस फिगर आपने यूज करना है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टेक्निक है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है ये प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं यूजिंग डिफरेंट रेशियोज। डिफरेंट रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आ जाते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, efficiency ratios, profitability ratios and market value ratios. Liquidity ratios measures the short term debt paying ability of the business, कि कारोबार की शॉर्ट टर्म के कर्जे अदा करने की एबिलिटी है कि नहीं है। इसमें हमारे पास करंट रेशो, क्विक रेशो ये यूज होते हैं, ये आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है लिवरेज रेशो। लिवरेज रेशो बताता है कि कंपनी जो अपने कैपिटल में डेट कितना यूज कर रही है। डेट जो है लिवरेज लेकर आता है। अमल, लिवरेज कहते हैं अमल को तेज करना। तो हमारे पास जो ही डेट बढ़ता है तो हमारे प्रॉफिट्स अगर हों तो वो भी बढ़ जाते हैं और अगर लॉस हो तो वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अमल प्रोसेस का तेज हो जाता है। सेट ऑफ रेशियोज दैट हाईलाइट्स अ बिजनेस फाइनेंशियल लेवरेज, दे शो हाउ मच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल कम्स फ्रॉम डेट, कि कंपनी का जो कैपिटल है वो डेट से कितना आ रहा है। फिर है हमारे पास एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो हमें बताते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को यूज कर रही है इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यूज। कि एफिशिएंसी रेशोज मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यूज। इसके बाद हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज मेजर करते हैं द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की एबिलिटी, प्रॉफिट जनरेशन की एबिलिटी क्या है कंपनी की। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के रेशोज डिस्कस करेंगे आगे जाकर। मार्केट वैल्यू रेशो। मार्केट वैल्यू रेशोज आर यूज टू इवेल्युएट द करंट शेयर प्राइस ऑफ अ पब्लिकली हेल्ड कंपनी स्टॉक, की कंपनी की जो शेयर प्राइस है करंट, उसको इवेल्युएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पर। सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज मेजर द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कारोबार की सलाहियत को मालूम करते हैं कि क्या ये कारोबार छोटे अरसे के कर्जे जो हैं उसको अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारे पास करंट रेशियो है। करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का जो रेशियो है वो हमें बताता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेशियो आ गया 2:1। इसका मतलब ये है कि $1 की या ₹1 की लाइबिलिटीज को अदा करने के लिए हमारे पास ₹2 के एसेट्स मौजूद हैं। ये मिसाल के तौर पर इस तरह आ गया, फॉर एग्जांपल 200 डिवाइडेड बाय 100, तो 2/1 आ जाएगा, जो कि 2:1 भी हम शो कर सकते हैं, 2:1 की तरह भी हम शो कर सकते हैं कि ₹2 के एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं ₹1 की लाइबिलिटी को अदा करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये
एबिलिटी है कि हम शॉर्ट टर्म के कर्जे आसानी से अदा करें। क्विक रेशो क्या करता है? क्विक रेशो ऐसे करता है कि हमारे पास करंट एसेट्स से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री को, डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज पर। इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। करंट एसेट से इन्वेंट्री को हटाने का मकसद ये है कि इन्वेंट्री थोड़ा स्लो करंट एसेट है, कि ये जब कैश में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। पहले इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है, फिर कैश में कन्वर्ट होती है। तो इस वजह से इसको हम हटा देते हैं, ताकि हमें ज़रा कंजर्वेटिव रहकर हम देखना चाहते हैं कि हम अपने करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा। कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया। कैश रेशो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो जो है वो हमारे पास बराबर होता है कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं। कैश और कैश के बराबर जो सिक्योरिटीज होती हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, उससे जो हमने एसिड टेस्ट रेशो में हम कंजर्वेटिव हुए थे उससे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर हमने क्या किया कि कैश और कैश इक्विवेलेंट को सिर्फ और सिर्फ ले लिया और उसको एज अ रेशो के शो कर दिया करंट लायबिलिटीज के साथ। ठीक हो गया जी। फिर लास्ट में है नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। ये आसान है, हमारे पास करंट एसेट्स से जब हम माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज तो हमारे पास आ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, इसको हम देखेंगे कि टारगेट नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके साथ फिर कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कंपनी के टारगेट के मुताबिक है कि नहीं है। तो हम देख लेंगे उसके साथ नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। ये थे हमारे पास लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास लिवरेज रेशोज। लिवरेज रेशोज आर सेट ऑफ रेशोज दैट हाईलाइट्स अ बिजनेस फाइनेंशियल लिवरेज in terms of its assets, liabilities, and equity. They show how much of an organization's capital comes from debt. लिवरेज रेशो जो है वो हाईलाइट करते हैं कि फर्म जो है कितनी फाइनेंशियल लिवरेज है। फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं कि हमारे पास डेट को कितना यूज़ करती है। जो जितना ज़्यादा डेट होगा उतनी अगर अच्छी सूरत हाल होगी तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और अगर बुरी सूरत हाल होगी तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो डेट जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज लेकर आता है। लिवरेज किसको कहते हैं? लिवरेज अमल को, प्रोसेस को तेज कर देता है कि प्रॉफिट्स की सिचुएशन में प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लॉसेस की सिचुएशन में लॉसेस बढ़ जाएंगे। और लिवरेज रेशियोज जो हैं वो हमारे पास तीन तरह के हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके आसान सा फॉर्मूला है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सही, कि इक्विटी कितनी है और डेट कितना है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये शो करता है कि हमारे पास जो डेट है वो कितना परसेंट ऑफ इक्विटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से कि हमारे पास इक्विटी से 100 रुपीज़ आ रहे हैं, लेकिन डेट से आ रहे हैं 40, तो इसका मतलब ये है 40% ऑफ इक्विटी जो है हमारे पास डेट है। अच्छा, डेट रेशियो क्या होता है? डेट रेशियो जो है वो हमारे पास डेट, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये हमारे पास डेट रेशियो के बराबर होता है। कि एसेट्स जो हमारे पास हैं वो डेट से कितना फाइनेंस हुए हैं। लेट से कि 1000 के एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास 500 डेट है, तो 50% ऑफ जो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं वो फाइनेंस हो रहे हैं डेट से। तो 50% इसका से ये भी मालूम हो जाता है कि इक्विटी रेशियो में 50% क्या हो जाएगा? 50% इक्विटी से फाइनेंस हो रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के एक फार्मूला है जो कि हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के बराबर है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेट से हमारे पास 100 है और इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर 10 आता है, जिसका मतलब ये है कि 10 टाइम्स जो है आप अपनी अर्निंग से इंटरेस्ट को अदा कर सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, के इंटरेस्ट को कितनी दफ़ा अपनी अर्निंग से आप अदा कर सकते हैं। 10 दफ़ा हम अदा कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट हमारे पास 10 है। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी रेशोज। एफिशिएंसी रेशोज मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू यूज इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू, कि कंपनी कितनी अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को इस्तेमाल कर रही है जनरेट करने में रेवेन्यू को। तो इसमें हमारे पास 4 तरह के हमारे पास रेशोज हैं, जिसमें सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से मुराद ये है दफ़ा आपकी इन्वेंट्री बेची और दोबारा रिप्लेनिश की जाती है। मतलब कि ये इन्वेंट्री कितनी दफ़ा टर्नओवर होती है, बिक गई फिर दोबारा ख़रीदी, फिर बिक गई, फिर दोबारा ख़रीदी, फिर बिक गई, ये कितनी दफ़ा ये अमल होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर आपको ये बताता है। वो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री के। इससे आपके पास टाइम्स में आंसर आ जाएगा। टाइम्स
अगर वो 5 टाइम है तो इसका मतलब ये 5 दफ़ा इन्वेंट्री आपकी ख़रीदी और बेची जाती है। फिर इसके बाद होता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। साल में कितनी दफ़ा आप अकाउंट रिसीवेबल आप अपने कस्टमर को जो है अकाउंट रिसीवेबल बनाते हैं, मतलब आप उस पर कर्जे पर चीज़ बेचते हैं और वो आपके अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं, फिर उनसे कलेक्शन कर लेते हैं। ये अमल कितनी दफ़ा साल में होता है? ये हमारे पास बराबर होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक हो गया जी, कि कितनी दफ़ा साल में ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर होता है, क्रिएट होता है, फिर दोबारा कलेक्शन हो जाती है, फिर क्रिएट होता है, फिर कलेक्शन हो जाती है। अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर का मतलब ये है कि हमारे पास कितनी दफ़ा हम अकाउंट अपनी सामान जो है ख़रीदते हैं कर्जे पर, फिर दोबारा उनकी पेमेंट कर देते हैं, फिर कर्जे पर ख़रीदते हैं, फिर पेमेंट कर देते हैं। ये कितनी दफ़ा साइकिल चलती है? तो ये बराबर होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। एवरेज अकाउंट पेएबल हमारे पास बिगिनिंग प्लस एंडिंग अकाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय 2 से आराम से आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्या था? अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर। लास्ट है हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो जो है वो हमारे पास बराबर होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कि ये हमें बताता है कि हम अपनी एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट दी सेल्स। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास है एफिशिएंसी रेशोस। लास्ट रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस मेजर करते हैं कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है कि सेल का कितना फीसद ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स के बराबर होता है कि सेल्स का कितना फीसद जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन एसेट, कि आप एसेट्स पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो ये नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये हमारे पास क्या किसके बराबर आ जाएगा? रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि आप एसेट्स को के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, के इक्विटी जो कंट्रीब्यूट की हुई है स्टॉक होल्डर्स ने, उस पर आप कितनी रिटर्न जनरेट करते हो। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग लिख लें। कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग जो इशू हुआ है और जिसके बदले में आपको पैसे मिले हुए हैं, कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स की जो इक्विटी है उस पर आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, नेट इनकम। तो मतलब उनको कितना फीसद उसकी इन्वेस्टमेंट पर आपने रिटर्न करके दिया। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग या नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, क्या आप अपने स्टॉक होल्डर्स को कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। ये थी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आप ऐसा करें कि आप एक कंपनी को ले लें, अपनी चॉइस की कंपनी को ले लें और इस पर ये एनालिसिस करें। आपके पास डेटा हर जगह पर मौजूद होता है कि कंपनी की पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मौजूद होंगी। आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस उनसे भी कर सकते हैं और करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं कंपनीज़ की वेबसाइट पर, तो उधर से भी आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर जो है वर्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। और रेशोज़ एनालिसिस में एक एक जो है फॉर्मूले को आप पुट कर के देखें, और इससे क्या होगा, आपको एनालिसिस करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल जो है परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, और साथ साथ आप उसको एनालाइज कर लेंगे कि बाद ये इस नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।